इस वीडियो में हम त्रिभुज की समरूपता की कसौटियों के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा सा हम जानते हैं कि कोई भी दो त्रिभुज अगर समरूप हो तो वो किस आधार पे होंगे। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, यदि ये एक त्रिभुज हो ए बी सी और एक दूसरा त्रिभुज हो पी क्यू आर, ये दोनों अगर समरूप हुए तो इसमें क्या क्या चीजें हमें मिल सकती है, या अभी आगे हम ये भी सीखेंगे कि इन्हें समरूप अगर सिद्ध करना है तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि अगर ये समरूप हो, मान लीजिए कि ये समरूप है, ये समरूपता का चिन्ह होता है। ये क्या है? समरूपता का चिन्ह है। यदि ये दोनों समरूप है मान लीजिए, तो हमें क्या क्या मिलता है पता है? संगत कोण ए और संगत कोण पी। कोण ए बराबर कोण पी के होगा, ठीक है। संगत कोण बी और संगत कोण क्यू, संगत कोण बी बराबर होगा संगत कोण क्यू के, ठीक है ना। ऐसे बना लीजिए। संगत कोण सी बराबर होगा संगत कोण आर के, संगत कोण सी बराबर है संगत कोण आर के। याद रखिएगा, ये बी जो है वो आर के बराबर नहीं हो सकता और जो सी है वो क्यू के बराबर नहीं हो सकता। अच्छा, दूसरी, ये तो पहली चीज है कि संगत कोण बराबर होंगे। दूसरी चीज, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। जैसे कि ये मैंने लिया ए बी, ध्यान दीजिएगा, मैंने ए बी लिया तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा? पी क्यू। ए बी लिया तो पी क्यू लिया, इधर इधर लिया बी सी, तो यहाँ पे लिया क्यू आर, और बराबर में ये होगा ए सी बटे में पी आर। एक बात ध्यान दीजिएगा, मैंने ऊपर जो है इस त्रिभुज की भुजा ली है और नीचे इस त्रिभुज की भुजा ली है, हम इसे उल्टा नहीं ले सकते। ए बी बी सी सी ही है यहाँ पर, यहाँ पे पी क्यू क्यू आर और पी आर ही है, ठीक है ना। मान लीजिए अगर आपको सिर्फ ये चीज दी होती, मान लीजिए अगर आपको सिर्फ ये चीज दी होती तो आप कैसे पता करते कि कौन सा कोण किसके बराबर है? याद, यहाँ पे एक चीज देखिए, ए पी का संगत है, बी क्यू का संगत है। इसे देखिए, बी के नीचे क्यू है, सी के नीचे आर है, ए के नीचे पी है। देखिए, अगर आप इन दो त्रिभुज के नाम लिखें तो जैसे ए बी सी का अगर मुझे नाम लिखना हो तो ऐसे लिख सकता हूँ, त्रिभुज ए बी सी। मैं चाहूं तो इस त्रिभुज का नाम ये भी लिख सकता हूँ, त्रिभुज बी ए सी। मैं चाहूं तो इस त्रिभुज का नाम ये भी लिख सकता हूँ कि सी ए सी। कई तरीके से इसके नाम लिखे जा सकते हैं। वैसे ही इसके नाम भी कई तरीके से लिखे जा सकते हैं कि त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज आर क्यू पी, त्रिभुज क्यू पी आर, और भी कई तरीके हैं लिखने के, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप ये सिद्ध कर लेंगे तो आप क्या लिख देंगे कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज क्यू पी आर के, है ना। चाहे पी क्यू आर हो चाहे क्यू पी आर हो, बात तो एक ही है। पर ऐसा नहीं है, आप ये चीज नहीं लिख सकते। जैसे आप ये बात लिख रहे हैं इसका मतलब आप पता क्या कह रहे हैं कि ए जो है वो क्यू के संगत है। तो क्या ए जो है क्यू के संगत है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ए जो है वो पी के संगत है, क्यू के संगत नहीं है। इसीलिए ये जो उत्तर है आपका गलत माना जाएगा। जब तक आप ये नहीं लिखेंगे ना, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, तब तक बात सही नहीं मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि ए पी के संगत आना चाहिए, बी क्यू के संगत आना चाहिए और सी आर के संगत आना ही चाहिए। जैसे यहाँ पर दिख रहा है, ए पी के संगत है, बी क्यू के और सी आर के। यहाँ पे भी देखिए, ए पी के, बी क्यू के, सी आर के। आप कई बार इसके प्रश्न करेंगे ना, तो आपको जो भी त्रिभुज सिद्ध करने के लिए दिया जाएगा आप उसको करेंगे और इसी रूप में आप लिख देंगे। कई बार वो जानबूझ के ऐसे ही बोलेगा कि ए बी सी और क्यू पी आर सिद्ध करिए, तो आप सिद्ध तो सही करेंगे, पर आप ए बी सी लिखेंगे और क्यू पी आर की जगह पे ना पी क्यू आर लिख देंगे। आपको लगेगा पी क्यू आर और क्यू पी आर एक ही बात है, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। जब आप त्रिभुज के नाम लिखेंगे, जब नाम देंगे त्रिभुज को, वहां पे वो बात ठीक है, किंतु जब आप अपने जवाब में ये चीज लिखेंगे ना कि ये इसके समरूप है, तो समरूप में लिखते वक्त इस बात का आपको ध्यान देना है हर बार कि ये सारे के सारे जितने भी कोण है ये संगत होने चाहिए। मतलब ए जो है वो क्यू के अगर संगत तुमने लिखा है तो गलत बात है, क्योंकि ए जो है यहाँ पे पी के संगत है। इसीलिए ये वाला जो मैंने लिखा है ऊपर का हिस्सा ये गलत है
और ये वाला हिस्सा सही है क्योंकि ए पी के संगत हो जाएगा बी क्यू के और सी आर के, क्योंकि यहाँ पे आकृतियां ऐसी बनी है। हो सकता है कि आकृतियां ऐसे बनी होती, अगर इसको मैं ऐसे लिख दूं कि इधर लो क्यू है, इधर आर है, इधर पी है, तो सारी बात उल्टी हो जाएगी। अब ए जो है वो यहाँ पे क्यू के बराबर हो जाएगा, ठीक है, बी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, पी के बराबर हो जाएगा, और सी जो है वो आर के बराबर तो है ही है। अब यहाँ भी बात बदल जाएगी, जैसे ए बी बटे में पी क्यू, ए बी बटे में पी क्यू तो चलो आ गया, बी सी बटे में पी आर, बी सी बटे में पी आर नहीं आ पा रहा ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, पी आएगा, ठीक है। और वैसे ही ए सी बटे में क्यू आर, तो ए सी बटे में क्यू आर आएगा यहाँ पे। तो देख रहे हैं आप एक चीज, ए के संगत क्यू अपने आप आ गया ना, ठीक है ना। यहाँ पे वैसे लिख दीजिए, क्यू पे लिख दीजिए, कोई बात नहीं, क्योंकि बी के संगत पी है। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है। अब जो ये मैंने लिखा इसके हिसाब से अब ये बात गलत हो जाएगी, क्यों, क्योंकि अब तो ए के संगत क्यू है ही नहीं, अब तो ए के संगत पी नहीं है, क्यू है। तो अब इसके हिसाब से क्या लिखा जाएगा, त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसके, त्रिभुज क्यू पी आर के। ये बात तब सही होगी। कई बार ऐसा होगा कि आप ये चीज गलत कर जाएंगे पेपर के अंदर, ठीक है। आइए हम त्रिभुज की समरूपता की कसौटियों को सिद्ध करते हुए एक प्रमेय करते हैं। प्रमेय 6.3 इसमें लिखा है, यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होंगी, मतलब समानुपाती होंगी, इसीलिए त्रिभुज समरूप होते हैं। इसका मतलब क्या है ये समझिए। इसका मतलब यह है कि यदि हमारे पास दो त्रिभुज हो, एक ए बी सी और एक ऐसे मान लीजिए बन गया डी ई एफ, ठीक है। अब इसमें बोला यह गया है कि यदि इसके संगत कोण बराबर हो, मतलब हम यहाँ पे जो इसको सिद्ध कर रहे हैं उसके हल में हम लिख देंगे कि हमें दिया क्या है, दिया है एंगल ए बराबर है एंगल डी के, एंगल ए बराबर है एंगल डी के, मतलब ये कोण इसके बराबर है। और मान लीजिए ये कोण बी जो है ये ई के बराबर है, कोण बी बराबर है कोण ई के, और सी बराबर है किसके, कोण एफ के, कोण सी बराबर है कोण एफ के। ये बात हमें दे रखी है, हमें ये बात दी हुई है और हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि इसकी संगत भुजाओं के जो अनुपात है बराबर है, मतलब ए बी बटे में डी ई बराबर है बी सी बटे में ई एफ बराबर है ए सी और बटे में डी एफ। हमें ये चीज दी हुई है और ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। इस प्रमेय को हम ये भी कहते हैं कोण कसौटी, ठीक है। कोण कसौटी कहते हैं, या हम इसे ये भी कह सकते हैं या कोण। अभी मैं समझाऊंगा कि इसका क्या मतलब है, पहले इसे देखते हैं। हमें बोला हुआ है कि यदि ये तीनों कोण अगर बराबर होंगे तो ये तीनों भुजाओं का अनुपात भी हमें क्या बराबर मिलेगा। वास्तव में जब ये 6 की 6 चीजें एक साथ हो जाती है, तीनों कोण और तीनों भुजाओं के अनुपात बराबर होते हैं, तभी क्या होता है कि कोई भी दो त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप कहलाते हैं। और अगर हमने इनमें से अगर इसको सिद्ध कर दिया तो ये अपने आप सिद्ध हो जाता है, और इसका जो विलोम है, मतलब अगर ये हमें दे रखा हो तो ये हम साबित कर दे तो भी क्या है, सिद्ध हो जाता है। मतलब ये चीज अगर सिद्ध कर दी तो ये अपने आप सिद्ध मानी जाएगी, और ये चीज से हमने ये सिद्ध कर दिया तो ये अपने आप सिद्ध माना जाएगा। तो इस प्रमेय को करते हैं। करने के लिए हम करेंगे इसमें एक रचना क्या होगी कि हम यहाँ से एक भुजा खींचेंगे जिसका नाम होगा मान लीजिए PQ, ठीक है। ये जो PQ है, PQ इस तरह से बनाया गया है कि PQ जो है समांतर होगा EF के, और ये जो PQ है ये बराबर होगा BC के।
ये पी क्यू हमने इस तरीके से बनाया है कि ये पी क्यू इसके समांतर है और बी सी के बराबर है। ठीक है, तो जब पी क्यू, अब देखिएगा ये कोण ई है, ये कोण पी है, ये पी कोण जो है वो ई के बराबर है और जो ये क्यू कोण है वो एफ के बराबर है, क्योंकि ये संगत कोण है। ठीक है, जब ये कोण इसके बराबर हो, ये कोण इसके बराबर हो, अब एक चीज देखिएगा, त्रिभुज ए बी सी, कौन सा त्रिभुज ए बी सी और डी पी क्यू, ये त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, इसमें देखिए क्या हो रहा है, ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, ये वाली भुजा इसके बराबर है। तो अगर कोई भी इस तरह से तीन चीजें हम दो त्रिभुजों में बराबर दिखा देते हैं तो वो दोनों क्या हो जाते हैं, सर्वागसम हो जाते हैं। ये हमने 9वीं कक्षा में पढ़ा है। तो इसके हिसाब से हम क्या लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी जो है वो सर्वागसम हो चुका है किसके, त्रिभुज डी पी क्यू के। ठीक है, किसके माध्यम से हुआ है, कौन सी कसौटी इसमें लगी है सर्वागसम की, इसमें दो कोण दिखाए गए हैं और एक भुजा दिखाई गई, तो हम लिखेंगे कोण, भुजा और कोण, इसके माध्यम से ये क्या हो गया, सर्वागसम हो गया। ठीक है, अब हम त्रिभुज डी ई एफ लेंगे। त्रिभुज डी ई एफ में, त्रिभुज डी एफ में क्या दे रखा है हमको कि पी क्यू समांतर है किसके, ई क्यू के, ये रहा ई एफ के। तो पी क्यू समांतर अगर ई एफ हो जाए, किसी भी त्रिभुज में अगर इस तरह की दो भुजाएं समांतर हो जाए तो हम उस पर थेल्स प्रमेय लगा सकते हैं। तो देखिए लगाते हैं, क्या बनेगा, डीपी बटे में, ये बनेगा डीपी बटे में पीई और उधर से आएगा डी क्यू बटे में डी क्यू बटे में क्यू एफ। किस चीज से प्राप्त होता है ये हमको, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से हमें प्राप्त हुआ, ये समीकरण 1 हुआ। ठीक है, अब इसको आगे और सरल करना है हमें, तो इसके लिए हमें ये करना पड़ेगा। देखिए आगे हम इसको क्या करते हैं, इसको हम विपरीत में लिख लेते हैं। जैसे इसको हम पी बटे डी पी कर लेते हैं बराबर क्यू एफ बटे डी क्यू कर लेते हैं। ठीक है ना। अच्छा, ये जो इस चीज को याद रखिएगा कि ये जो है वो सर्वागसम हो चुके हैं, कौन कौन से, ए बी सी और डी पी क्यू, ये दो त्रिभुज सर्वागसम हैं। अब ये वाली चीज उठाते हैं हम फिर से, क्या लिखा है, ये डी, ये है पीई, पीई बटे डीपी बराबर क्यू एफ बटे में डी क्यू, क्यू एफ बटे में डी क्यू। ठीक है ना, थोड़ा दूर लिखते हैं इसको, क्यू एफ बटे में डी क्यू। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों तरफ एक प्लस करेंगे, जोड़ेंगे एक। अगर हमने दोनों तरफ एक जोड़ा तो क्या होगा, इसके नीचे कुछ नहीं हो तो एक आ जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं हो तो एक आ जाएगा, डीपी इसका लासा आ जाएगा, तो ये बनेगा पीई प्लस डीपी। ठीक है ना, पीई प्लस डीपी, और यहाँ क्या बन जाएगा, वैसे ही डी क्यू जो है वो क्या है, लासा है, क्यू एफ प्लस डी क्यू। देखिए पी प्लस डीपी, पीई प्लस डीपी क्या बन गया, डीई, क्या बन गया, ये बन गया डीई, और नीचे क्या है, डीपी, नीचे क्या है, डीपी। आगे अगर आप देखें तो ये क्या हो जाएगा, क्यू एफ प्लस क्यू डी, क्यू एफ प्लस क्यू डी क्या बन जाएगा, डी एफ, क्या बन गया, डी एफ बटे में डी क्यू। ठीक है, अब एक चीज देखिए, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीपीक्यू ये दोनों क्या है, सर्वागसम है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ए बी बराबर है डी पी के, ए सी बराबर है डी क्यू के, बी सी तो हमने पहले बोल रखा है कि बी सी और पी क्यू तो बराबर रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 हुआ, हम लिखेंगे क्या, समीकरण 1 और समीकरण 2 से। समीकरण 1 को देखिए और समीकरण
दो को देखिए, डी बटे में डीपी है ना, डी बटे में डीपी है और डीएफ बटे में डी क्यू यहाँ पर मिल रखा है, ठीक है ना। तो अगर हम ध्यान से करें तो डीई जो है, जब ये डीई और ये डीएफ है, ये डीपी है, ये डी क्यू है, हम इसको डीपी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, देखिए डीपी जो है वो किसके बराबर है, ए बी के बराबर है, और डीएफ किसके बराबर है, डीएफ बराबर है ए सी। तो इसको हम क्या लिखेंगे, डीई बटे ए बी बराबर हो गया डीएफ बटे में डी क्यू, ठीक है। इसी तरह जैसे डीई बटे में ए बी बराबर डीएफ बटे में डी क्यू, डीएफ बटे में डी क्यू बराबर हो जाएगा, इसको ए सी लिखेंगे, क्यों, क्योंकि जो डी क्यू है वो हमारा ए सी के बराबर है। उसी तरीके से हो जाएगा हमारे पास ई एफ बटे में बी सी। तो ये सिद्ध होता है, सिद्ध हुआ, यही हमें सिद्ध करना था, ठीक है ना। डी बटे में ई एफ, इसको नीचे लिखो चाहे ऊपर लिखो, देखो इसके जो त्रिभुज की जो भुजा है वो ऊपर है और इसकी जो है वो नीचे है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि किसी भी दो त्रिभुज के अंदर, यदि किसी भी दो त्रिभुज में अगर संगत कोण बराबर हो जाए तो उनकी भुजाओं का अनुपात अपने आप में बराबर मान लिया जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं, तो यही हमने जो प्रमेय है सिद्ध किया, कोण कोण कोण, तीनों कोणों की बात कर दी। अच्छा, त्रिभुज में क्या होता है कि अगर हम दो कोण को बराबर दिखा देना तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाता है, क्यों, क्योंकि तीनों का जो योग होता है वो 180 होता है। अगर कोई भी दो कोण, जैसे मान लीजिए ये कोण और ये कोण, जैसे मान लीजिए यहीं पे बता देता हूँ, जैसे ये 30 हो जाए, ये भी 30 हो जाए, है ना, ये 40 हो जाए और ये 40 हो जाए, अगर ऐसा तुम्हें मिला हो तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, ये 30 है, ये 40 है, ये 70 है, मतलब क्या हुआ, ये 110 होगा और ये 110 होगा, ये अपने आप 110 मिल गया ना तीसरा कोण। मतलब कि आप ये बोले या ये बोले, मतलब आप इस चीज से ये सीख पाए कि अगर आपने किसी भी दो त्रिभुज के अंदर दो कोणों को अगर बराबर दिखा दिया, दो संगत कोण अगर आपने बराबर सिद्ध कर दिया, इसका मतलब वो दोनों त्रिभुज समरूप सिद्ध हो जाते हैं। तो ये प्रमेय आपको यही चीज सिखाती है। आइए हम प्रमेय 6.4 करते हैं। इसमें दिया है, यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजा दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं, इसीलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। इसमें बोला ये गया है कि देखिए, मैंने लिखा भी है कि दिया क्या और सिद्ध क्या करना है। दिया ये है कि ए बी बटे डीई बराबर है बी सी बटे ई एफ और ए सी बटे डी एफ। अगर ऐसा दे रखा है आपको तो आपको ये बताना है कि कोण ए डी के बराबर है, बी ई के बराबर है और सी एफ के बराबर है। ये चीज आपको सिद्ध करनी है। यहाँ हमने एक रचना की है पी क्यू, हमने पी क्यू इस तरह से बनाया है, यहाँ पर लिख देते हैं रचना। पी क्यू इस तरीके से बनाया गया है कि वो ई एफ के, पी क्यू ई एफ के क्या हो, समांतर हो, और हमने पी और क्यू इस तरह से बिंदु लिए हैं कि ए बी के बराबर पी क्यू, ए बी के बराबर डी पी आ जाए और ए सी के बराबर डी क्यू आ जाए। तो ये हमने रचना बनाई है इसके अंदर। अब हम क्या करते हैं, इसको सिद्ध करते हैं। देखिए कैसे करेंगे। अगर हम एक ये दो त्रिभुज ले लें, डी पी क्यू और डी ई एफ, एक छोटा त्रिभुज एक बड़ा त्रिभुज, इसमें से तो त्रिभुज डी पी क्यू और त्रिभुज डी ई एफ में क्या है, आपको ये देखने को मिलता है कि देखिए ये दोनों भुजाएं अगर समांतर हैं तो ये कोण इसके बराबर होगा संगत कोण और ये कोण इसके बराबर होगा संगत कोण। तो लिख दीजिए कोण P बराबर है कोण E के संगत कोण और कोण F बराबर है कोण Q के संगत कोण। अभी हमने इससे पहले एक प्रमेय पढ़ा था जिसका
नाम था कोण कोण प्रमेय। दो कोण अगर आप किसी भी त्रिभुज के अंदर बराबर दिखा देते हैं तो क्या हो जाता है, वो समरूप हो जाता है। तो इससे क्या हो गया, त्रिभुज DPQ समरूप हुआ, DPQ समरूप हुआ DEF के। ठीक है, ये दोनों कोण, ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हुए। ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हुए। जैसे ये त्रिभुज समरूप हो गए, और किसके आधार पर हुए ये, यहाँ हम लिख देंगे कोण कोण के आधार पर। ठीक है, जैसे ये त्रिभुज जो है वो समरूप हुए, हम इनकी भुजाओं के अनुपात को समान लिख सकते हैं। जैसे छोटे वाले त्रिभुज की भुजा क्या है, DP। DP अगर छोटे वाले की तो बड़े वाले की क्या है, DE। DP बटे DE बराबर, DP बटे DE बराबर DQ बटे DF, DQ बटे DF, और बराबर है PQ बटे EF, PQ बटे EF। ये समीकरण 2 हुआ, ये समीकरण 1 था। अब समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखिएगा। समीकरण 1 और समीकरण 2 से हमें क्या मिलता है, ये देखिए, DP बटे DE, DQ बटे DF। इसका मतलब आप एक चीज देखिए, DE इधर है, DE इधर है, DF इधर है, DF इधर है। इसका मतलब क्या है, AB और DP बराबर है, BC और DQ बराबर है। इसका मतलब PQ जो है BC के बराबर होगा। देखिए एक बार फिर से देखिए, DE और DE, DF और DF, इसका मतलब DP AB के बराबर हुआ और DQ AC के बराबर हुआ। EF इसके नीचे, मतलब ये जो छठी भुजा है PQ वो जरूर BC के बराबर होगी। तो हम इसको लिख सकते हैं, इसे क्या, कि DP बटे DE बराबर PQ बटे EF तो है ही है। साथ के साथ अब हम ये वाला लिखेंगे जो D है ना, DQ बटे DF, DQ बटे DF पहले लिखा है, DQ बटे DF बराबर PQ बटे EF। जो PQ है उसकी जगह हम लिख देंगे BC, क्योंकि मैंने आपको बताया ये रहा, ये रहा, ठीक है, ये रहा, ठीक है, ये रहा, ये रहा। तो इसको भी इसके बराबर होना ही पड़ेगा। तो इसके बराबर हो गया। इसका मतलब क्या हमें पता चलता है कि DQ बराबर हो गया किसके, DQ बराबर हो गया BC के। अब एक चीज देखिए, ठीक है ना, DQ जो है BC के बराबर हो गया, ठीक है ना, PQ बराबर हो गया BC के। अतः त्रिभुज ABC सर्वागसम हो गया त्रिभुज DPQ के। किसके माध्यम से, तीनों भुजाएं बराबर हो गई। तो भुजा और भुजा से, ठीक है। तो जैसे ही बराबर हो गई, वैसे P कोण जो है B के बराबर हो गया और C जो है वो Q के बराबर हो गया। तो इससे हमें सिद्ध कर लिया कि कोण A बराबर है कोण D के, और कोण B बराबर है कोण E के, और कोण C बराबर है कोण F के। सिद्ध हुआ। तो हमने भुजा वाली भी क्या कर ली, फिर प्रमेय सिद्ध कर ली। आइए हम त्रिभुज की समरूपता की तीसरी कसौटी को सिद्ध करते हैं, जो कि प्रमेय 6.5 है, जिसका नाम है भुजा कोण भुजा। अभी हमने 2 कसौटियों को सिद्ध करा, अब हम तीसरी करेंगे और ये आखिरी कसौटी है, ठीक है। लिखा क्या है, यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर है, मान लेंगे कि कोण है कोण D के बराबर हो, ठीक है। फिर कहते हैं तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं, जैसे कोण A किससे बना है, AB से बना है और AC से बना है। उसी तरह से कोण D किससे बना है, DE से बना है और DF, इन 2 भुजाओं से बना है। तो कहते हैं कि इन 2 भुजाओं का अनुपात बराबर हो, मतलब समानुपाती हो, तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम लिखते हैं कि हमें दिया क्या है,
दिया है, दिया हमें ये है कि कोण ए कोण डी के, बात भी हमें दे रखी है और साथ के साथ हमें बोला है और उन भुजाओं से, जिन भुजाओं से वो कोण बना है उनका अनुपात बराबर है, मतलब ए बी बटे में डी ई, ए बी बटे में डी बराबर है ए सी बटे में एफ। ये दो चीजें हमें दी हुई है, हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है हमें कि ये जो दोनों त्रिभुज है वो क्या है, समरूप है, मतलब सारे के सारे कोण बराबर है, ठीक है ना। मतलब हमें क्या सिद्ध करना है कि सारे के सारे कोण क्या है, बराबर है। कोण ए बराबर कोण डी है, कोण बी बराबर कोण ई है और कोण सी बराबर कोण एफ है, ठीक है। और भुजाओं का अनुपात भी बराबर है, ठीक है। तो देखते हैं, जब हमें ये चीज दे रखी है तो हमें काम करते हैं, यहाँ पे रचना करते हैं। रचना हम इस प्रकार करेंगे कि हम यहाँ पे दो बिंदु ले लेंगे, पी लेंगे, क्यू लेंगे, ठीक है। पी क्यू हमने करा रचना, ये हमारा रचना है कि पी क्यू समांतर है ई एफ के, पी क्यू समांतर है ई एफ के, पी क्यू समांतर ई एफ, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। तो समीकरण 1 और 2 से हमें क्या मिलता है, समीकरण 1 और समीकरण 2 से हमें प्राप्त होता है ए बी बटे डी ई बराबर ए सी बटे डी एफ है, ठीक है ना। ए बी बटे डी बराबर ए सी बटे डी एफ है और पी क्यू समांतर ई एफ के है। इसका मतलब ये हो गया कि डी पी बटे पी ई, ठीक है, डी पी बटे पी ई बराबर है डी क्यू बटे क्यू एफ के। थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। अतः क्या हो गया, ए बी बराबर हो गया डीपी, ए बी बराबर हो गया डीपी के और साथ के साथ ए सी बराबर हो गया डी क्यू के। इस नाते त्रिभुज ए बी सी सर्वागसम हो गया त्रिभुज डी ई एफ के। इसका मतलब ये हो गया कि ये त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज सर्वागसम हो गए, मतलब इनके तीनों कोण इनके बराबर है। अच्छा, ये P वाला कोण E के बराबर है, ये Q वाला कोण F के बराबर है, मतलब B P के बराबर है, C Q के बराबर है, A तो D के बराबर था ही था। B जब P के बराबर है तो ये P E के बराबर है, मतलब B E के बराबर हो गया, ठीक है ना। तो अब लिख सकते हैं कोण B बराबर कोण E हो गया और कोण C बराबर कोण F हो गया और कोण A बराबर D तो पहले से ही था। अतः त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गया त्रिभुज डी ई एफ के। इसी के नाते हमने तीनों कसौटी जो है त्रिभुज की समरूपता की वो हमने कर दी। एक बार मैं तीनों कसौटी यहाँ लिख देता हूँ। पहली कसौटी थी कोण, कोण, ठीक है, यहाँ पे सिद्ध हो जाता है, ये सिद्ध होता है, ठीक है। कोण कोण है, दूसरी है क्या है, भुजा, 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 ठीक है ना, दूसरी भुजा भुजा भुजा, तीसरी ये जो हमने अभी अभी करी भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा। इन तीनों का प्रयोग हमें करना है अपनी प्रश्नावली 6.3 को हल करने के लिए। और ये तीन जो त्रिभुज की कसौटियां ये बहुत ही जरूरी है, ये आपके पेपर में पूछी जा सकती हैं और अगर पूछी नहीं भी जाती है तो भी इन्हीं का इस्तेमाल करके ही सारे सवाल आपके होंगे, ठीक है। अगली वीडियो में मिलते हैं प्रश्नावली 6.3 के साथ।